प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नारायण जी की पहली कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था कविता के बहाने, और उसी वीडियो के दौरान हमने नारायण जी का साहित्यिक परिचय पर भी चर्चा की थी। तो आज हम सीधे कविता बात सीधी थी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम साहित्यिक परिचय पहले से ही कर चुके हैं। बात सीधी थी पर कविता के बारे में जानेंगे। कविता का प्रतिपाद्य: यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह में संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कथ्य क्या है? जो कहने योग्य होता है, जो कथनीय होता है, तो उसके माध्यम से या उसका जो द्वंद्व है उसको उकेरने का यहाँ पे नारायण जी ने प्रयास किया है। और किसके बारे में बात की है? जो भाषा की सहजता के बारे में बात की है। जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि बात सीधी थी पर, यहाँ बहुत बड़ा पर है भाई। उस पर के चक्कर में या उस पर की व्यवस्था में जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, भाषा की सहजता को कैसे खो देते हैं। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपने शब्द भंडार का प्रदर्शन करने के लिए जो बात सहज, सरल और स्वाभाविक ढंग से कही जा सकती है, उसको भाषा के चक्कर में किस तरह से फंसा देते हैं, किस तरह से तोड़ मरोड़ देते हैं, उसके बारे में ये कविता है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं, नियत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। यहाँ पे कवि ने एक पेंच का उदाहरण दिया है। भाई कोई भी पेच है, उसको कसने के लिए उसका एक निश्चित खांचा होता है। अगर उस खांचे से बड़ा खांचा, उससे छोटा खांचा हो तो पेच उस खांचे में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। तो वही बात यहाँ पे कवि ने उसी का उदाहरण देते हुए कहा भी कुछ शब्द ऐसे निश्चित होते हैं जो एक निश्चित खांचे में फिट बैठते हैं। अगर हम उन शब्दों का हेर फेर कर देते हैं तो बात नहीं बनती। तो अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। वह सहूलियत के साथ हो जाती है, अर्थात आसानी के साथ हो जाती है। कोई अच्छी बात है या अच्छी कविता का बनना कब बनना होता है? जब उसके साथ उसके सही शब्दों का प्रयोग किया जाए। और जब ऐसा होता है वो बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। वो सहूलियत के साथ, आरामदायक के साथ, आसानी से सही बात को सही शब्द के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। कविता का सार क्या है? कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बात और भाषा दोनों के आपस में स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। और टेढ़ी कैसे होती है? देखिए, मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। भी कवि का जो कथ्य है उसको आसान भाषा में, सरल भाषा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन वह कथ्य में या भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, दिखावा करने के लिए, आडंबर करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि जिससे उसकी जो रचना है निष्प्रभावी हो जाती है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति
समझ सकें। तो यहाँ पे कवि इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहता है कि शब्दों का चयन या भाषागत प्रयोग सहज होना नितांत अपेक्षित है। भाई ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए या बिल्कुल अत्यंत नितांत अपेक्षित है कि जो शब्दों का चयन है बिल्कुल सहज हो, क्योंकि तभी हम कविता के द्वारा सीधी बात कह सकते हैं। कविता पर आइए देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि प्राय चमत्कार के चक्कर में भाषा द्रूह हो जाती है, कठिन हो जाती है, क्लिष्ट बन जाती है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, देखिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हम अपनी सीधी साधी जो भावनाएं हैं, बिल्कुल सीधी सरल और जो सहज भावनाएं हैं, उनको व्यक्त करने के लिए कई बार क्या करते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं या ऐसे चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वह भाषा आम जनमानस से दूर हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा के चक्कर में फंसकर वह अपनी बात को सहज रूप से कह नहीं पाता। कौन? कवि। बल्कि उसकी बातें बिगड़ जाती है और उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। वो क्या है? भाषा को सरल बनाने के लिए कवि ने भाषा में अनेक परिवर्तन किए, जिससे भाव और भाषा में तालमेल बन जाए या बात भाषा से बाहर निकल आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। और हुआ क्या वास्तव में? भाषा के आडंबरपूर्ण प्रयोगों से उसकी बात स्पष्ट न होकर और अधिक उलझती गई तथा उसे समझना और अधिक कठिन हो गया। वह बात को जितना सहज बनाना चाहता था, भाषा के जाल में उलझकर वह और भी अधिक असहज हो गई। बात बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज, लेकिन वो टेढ़ी कैसे हो गई, जटिल कैसे हो गई, कठिन कैसे हो गई? भाषा के चक्कर में पड़कर। तो यह व्याख्या कवि कहता कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। समाज की प्रकृति, भाई समाज चाहता है कि भाषा ऐसी हो, चमत्कारिक हो। तो समाज की प्रकृति को देखते उसने क्या किया? प्रभावी भाषा की चाह रखी। मैं अपने कथ्य को प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करूं, और उसका प्रभाव या उसका परिणाम क्या निकला कि भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। जो भाव थे, वो भावों की जो सहजता, क्योंकि कविता क्या है? भावों की अभिव्यक्ति है, और वो भाव क्या है? उस भाषा के चक्कर में नष्ट हो गए। कवि कहता है कि मैंने
मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उल्ट पुल्ट कर प्रयोग किए। मैंने कोशिश की या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छुटकर बाहर आए। उसने दो इच्छाएं अपनी व्यक्त की कवि ने, या तो बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छुटकर बाहर आ जाए। परंतु हुआ क्या, ये दोनों बातें अधूरी ही रह गई। इस प्रयास में स्थिति खराब होते गई, भाषा अधिक जटिल हो गई और मेरी बात उसके जाल में उलझकर रह गई। वो बात जो कवि की सीधी सी बात थी वो भाषा के जाल में उलझकर रह जाती है। इस तरह भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में बात और भी जटिल हो गई। तो ये इसकी व्याख्या थी। विशेष देखिए, विशेष में क्या है, कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। जटिलता पर यहाँ पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है कि हम प्रभावी भाषा के चक्कर में हम अपनी बात को, अपने कथ्य को या अपनी भाषा को कितना जटिल बना देते हैं। दूसरा, भाषा सरल, सहज और साहित्यिक खड़ी बोली में है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। आधुनिक काल की लगभग सभी रचनाएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं। कविवर महाप्राण निराला ने कविता को छंद से मुक्त किया। सबसे पहले उन्होंने मुक्त छंद में लिखना शुरू किया था, तो उसके बाद यह परिपाटी चल पड़ी कि कविताएं मुक्त छंद में ही लिखी जाती हैं। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। ये दोनों मुहावरे हैं यहाँ पे, टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला पद देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। प्रसंग बिल्कुल पहले वाला रहेगा जो हमने पहले पद में किया है। व्याख्या देखिए इनकी, क्या कैसे करेंगे। कवि कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना ही बात को सहज और स्पष्ट करने की अपेक्षा उसे बिना नियमों के बदल रहा था, बिना नियमों के, क्योंकि यह कार्य करने पर मुझे तमाशा देखने वालों, जो तमाशा देखने वाले, जिस समाज की प्रकृति की बात कही गई थी पहले, तमाशा देखने वाले लोगों की शाबाशी और वाह वाह साफ स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। कवि के कहने का भावार्थ यहाँ पे यह है कि इस भाषा प्रयोग पर मुझे कथ्य एवं भाव को समझे बिना ही मूर्ख लोगों की शाबाशी तथा प्रशंसा सुनाई पड़ रही थी। उस शाबाशी और उस प्रशंसा के चक्कर में, उस शाबाशी और प्रशंसा के मोह में फंसकर कवि क्या कहता है कि मैं कथ्य एवं भाव को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि कवि का पूरा ध्यान किस ओर था, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह पर, और जिसका परिणाम क्या निकला,
दुष्परिणाम निकला, परिणाम नहीं दुष्परिणाम। रो क्या, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। उस बात का प्रभाव खत्म हो गया, वह अर्थहीन बन गई और भाषा के लिए उसका कोई महत्व नहीं रहा तथा भाषा के लिए व्यर्थ सिद्ध हुई, क्योंकि वह मात्र शब्द जाल बनकर रह गई। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार जोर जबरदस्ती करने से किसी पेंच की चूड़ी मर जाती है और वो पेंच बेकार हो जाता है। यहाँ कवि ने पेंच का उदाहरण दिया है। भाई जब हम पेंच को बहुत ज़्यादा कसने की कोशिश करते हैं प्लास या पेचकस से, तो एक अवस्था ऐसी आती है उसकी चूड़ियाँ मर जाती है और वो जो पेंच है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, उसकी जो कसावट है वो खत्म हो जाती है। वही बात यहाँ पे भाषा के साथ हुई कि भाषा पर इतने अत्यधिक प्रयोग किए गए कि अंत में भाषा अर्थहीन हो जाती है, बेकार घूमने लग जाती है, भाषा का कोई अर्थ नहीं रह पाता। व्याख्या, कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे जो तमाशबीन थे। और भाषा के साथ जोर जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को पहले से ही डर था। और डर क्या था? भाषा को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में उसके मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया, प्रभावहीन हो गई रचना, वो कथ्य प्रभावहीन हो गया। उदाहरण दिया पेंच का कि पेंच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई और पेंच बेकार ही घूमने लगा। इसी प्रकार भाषा की बनावट के चक्कर में उसका मूल कथ्य नष्ट हो गया और भाषा व्यर्थ में प्रयुक्त होती रही। काव्य सौंदर्य, कवि ने कविताओं की आडंबर पूर्ण भाषा पर व्यंग किया है। वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार, बात की चूड़ी में रूपक अलंकार, पेंच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बना है। ये दृश्य बिंब पेंच कसना। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। उर्दू शब्दों बेत्र है, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ आदि का सुंदर प्रयोग है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां देखिए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इन अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रसंग बिल्कुल वही पहले वाला रहेगा। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जब उससे उसकी बात स्पष्ट नहीं हो सकी, जो कवि अपनी बात स्पष्ट करना चाहता था लेकिन भाषा के चक्कर में जो उसकी बात है उलझ जाती है, वो प्रभावहीन हो जाती है, उसकी बात अर्थहीन हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है। तो अंत में कवि क्या करता है कि जब उससे उसकी बात स्पष्ट न हो सकी, वह प्रभावहीन हो गई तथा और भी अधिक उलझती गई, तो उसने उसे उसी स्थान पर वैसे ही छोड़ दिया जैसे पेंच की चूड़ियाँ मर जाने पर उसे कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया जाता है जहाँ से वह
निकल नहीं पाता। पेंच को कई बार क्या होता है, जब पेंच की चूड़ियाँ मर जाती हैं तो वो घूमने लग जाता है, कसावट नहीं होती, तो फिर क्या करते हैं, उसको हथौड़े से उसी जगह जैसे कील होती है, कील की तरह ठोक देते हैं। कील और पेंच में यही अंतर होता है कि जो पेंच है उसमें जो चूड़ियाँ होती हैं वो किसी चीज़ को जकड़े रहती हैं, कि अगर लकड़ी में हम उसको गाड़ते हैं तो लकड़ी को उसकी जो चूड़ियाँ जकड़ लेती हैं, उसमें कसावट होती है और उसे हम आसानी से निकाल नहीं सकते। निकालने के लिए उसे घुमा घुमा के निकालना पड़ता है, लेकिन जो कील है वो बिल्कुल सीधी ठोक दी जाती। तो कवि ने क्या किया, पेंच का उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि जैसे पेंच की चूड़ियाँ मर जाती हैं तो हम उसे कील की तरह ठोक देते हैं, तो वैसे ही कवि ने किया कि जब उसकी बात निष्प्रभावी अर्थहीन हो जाती है तो वह क्या है, उस भाषा को, उस बात को वहीं छोड़ देता है। ऊपर से ठीक ठाक, वो ऊपर से बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है, जैसे कील ऊपर से ठीक ठाक दिखाई देती है, वो पेंच ऊपर से फरी हुआ पेंच ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में क्या है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। और कसाव और ताकत की बात यहाँ पे क्या है, कवि किसके लिए प्रयोग कर रहा है, भाषा में भाव के लिए बात कर रहा है, कथ्य में भावों की बात यहाँ पे कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से सब कुछ सुंदर और आकर्षक लगता है, परंतु उससे सहज रूप से कसाव और ताकत नहीं आ पाती। आडंबरपूर्ण शब्दावली से वाह वाही तो मिल जाती है, परंतु बात स्पष्ट नहीं हो पाती। अब वह बात कवि के समझ में आ जाती है, कवि की पकड़ में आ जाती है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? जब कवि कहना चाहता है, जब मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो एक शरारती बच्चे के समान वो बात कवि के साथ खेलने लग जाती है और कवि को पसीना पोंछते देखकर पूछती है कि क्या मैंने भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा है। वह जानना चाहता था कि शब्द जाल में फंसकर क्यों अपनी बात को उलझाता गया, जबकि सहज सरल भाषा में अपनी बात कहकर मैं सबको अपनी बात समझा सकता था। तो यहाँ कवि को अपनी जो गलती है उसका एहसास हो जाता है कि अगर सहज और सरल भाषा में मैं अपनी बात कहता तो वह सबको समझ में आ सकती थी, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। तो व्याख्या यहाँ देखें, कवि कहता है कि भाषा की तोड़ मरोड़ और उसमें पेच कसने में जब मैं असमर्थ रहा तो मैंने अपनी अभिव्यक्ति को चमत्कारिक शब्दों में ठूंस ठांस कर ऐसे ही छोड़ दिया। क्या किया कवि ने, उसमें आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा और अंत में क्या हुआ, उन्हें ऐसे ही छोड़ देता है। जिस प्रकार चूड़ियाँ मर जाने से पेंच को कील की तरह ठोक कर छोड़ दिया जाता है, उसी तरह मैंने कथ्य के साथ किया। तब वह कविता ऊपर से तो अच्छी और ठीक ठाक प्रतीत हुई, परंतु अंदर से वह एकदम ढीली एवं प्रभावहीन हो गई। तब उस अभिव्यक्ति में न तो कसावट थी और न ही प्रभावत्मकता, उसमें अपेक्षित प्रभाव समाप्त हो गया था। कवि कहता है कि जब बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ की शब्द क्रीड़ा कर रहे हो, तुम मुझसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो, मुझे अपना पसीना पोंछते देखकर बात ने कहा कि तुम व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता, सहजता और उपयुक्तता से प्रयोग करना नहीं सीखा? यह तुम्हारी अक्षमता तथा अयोग्यता है, अप्रभावी अभिव्यक्ति है।
तो ये थी इस कविता की इन पदों की व्याख्या। काव्य सौंदर्य देखिए इसके अंदर क्या है। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर करारा व्यंग्य किया है, बात का मानवीकरण किया है। मानवीकरण अलंकार कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न अलंकार का प्रयोग यहाँ भी किया गया है। भाई क्या तुमने भाषा को कभी नहीं सीखा, ये प्रश्न अलंकार है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने की परिचायक है। मुक्तक छंद है और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कविता बात सीधी थी पर। आशा है आप सभी को समझ आई होगी। आप सभी का धन्यवाद।